कमर गर्दन सीधी, हाथ को ज्ञान मुद्रा, 3 बार ओम का उच्चारण। अपने माता पिता, अपने गुरुजन और अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करें। भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर रखकर हाथों की करना से हाथों में पूरे शरीर को महसूस करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो अब हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट एंड पर है। मिलावट में हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं खाद्य पदार्थों में किस किस तरीके से 43 पेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं मिलावट कितने प्रकार की होती है। एक होती है उद्देश्यपूर्ण मिलावट, दूसरी होती है आपतिक मिलावट। उद्देश्यपूर्ण मिलावट क्या है? उद्देश्यपूर्ण मिलावट विक्रेता द्वारा जानबूझकर की जाती है। इसमें विक्रेता ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में कोई सस्ता सामान, प्रकृति वाला या मिलता जुलता वैसा ही दिखने वाला अन्य खाद्य पदार्थ मिला देते हैं, जो जरूरी नहीं कि वह खाद्य पदार्थ हो या कोई हानिकारक पदार्थ भी हो सकता है, या वो खाद्य पदार्थ में से आवश्यक जरूरी अवयव निकाल लेते हैं और उसमें कुछ भी पदार्थ मिला देते हैं। तो जैसा कि अनाज, दाल आदि में कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते हैं या फिर दूध से क्रीम का निकाल लेना। तो यानी कि उद्देश्यपूर्ण यानी कि जानबूझकर की जाने वाली मिलावट है, जिसमें एक उद्देश्य मतलब या तो उसमें से कोई चीज निकाल ली जाएगी, जैसे दूध से क्रीम निकाल ली जाती है, और या फिर उसमें दूसरी किसी भी चीज का खराब चीज का मिलावट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मिलावट आती है आपतिक मिलावट। यह मिलावट जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि ये मिलावट अज्ञानतावश हो जाती है, जो किसी लापरवाही, दुर्घटना अथवा वस्तुओं के उचित भंडारण के अभाव में हो जाती है। यानी कि इसको जानबूझकर नहीं किया जाता, और कई बार आप किसी गलती से, दुर्घटनावश, या फिर आपने सही तरीके से स्टोर नहीं किया उस खाद्य पदार्थ को, या लापरवाही की वजह से उसमें मिलावट हो जाती है। तो ऐसी मिलावट खाद्य पदार्थों के संग्रहण, प्रसंस्करण, स्थानांतरण, पैकिंग करते समय हो जाती है।
विक्रेता को इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता, लेकिन उपभोक्ता को हानि उठानी पड़ती है। तो इससे बेचने वाले को कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि उसने वो उद्देश्यपूर्ण मिलावट नहीं है, जानबूझकर नहीं की, बाय मिस्टेक वो मिलावट हुई है। लेकिन उपभोक्ता को उससे तो नुकसान होता ही होता है, और कभी कभी उसे धन के साथ साथ स्वास्थ्य की भी हानि उठानी पड़ती है उपभोक्ता को। अब नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में मिलावट से बचने के उपाय। तो क्या क्या तरीका है, वैसे तो इस पे हमने लास्ट क्लास में बात की थी। मावे की जांच के लिए सैंपल लेकर टेस्ट ट्यूब में भरें और उसमें 20 ml पानी डालकर उबालें। ठंडा होने पर उसमें 2 बूंद आयोडीन मिलाएं। अगर सैंपल का कलर नीला हो जाए तो इसमें स्टार्च मिला हुआ है। 5 सेकेंड, दूध में पानी की मिलावट को परखने के लिए आप किसी चिकनी सतह पर दूध की कुछ बूंदें गिराएं। ठीक है, तो सेब की चमक देखकर ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ज्यादातर यह चमक सेब पर वैक्स पॉलिश की वजह से दिखाई देती है, जिसकी जांच के लिए बस एक ब्लेड चाहिए या शार्प नाइफ चाहिए, जिससे आप उसको अगर हल्का हल्का सा खुरचेंगे तो वो लेयर जो है वैक्स की हटने लगती है। अगर कुछ सफेद पदार्थ निकले तो आपको बधाई, क्योंकि आप मोम खाने से बच गए। इसके बाद दूसरा है, अगली बार चाय बनाने से पहले चाय पत्ती को जरूर जांच ले। चाय पत्ती ठंडे पानी में डालने पर अगर रंग छोड़ दे तो साफ है कि उसमें मिलावट है या वह एक बार यूज हो चुकी है। ठीक है, मटर के दाने खरीदें तो उसमें एक हिस्से को पानी में डालकर हिलाएं, 30 मिनट तक छोड़ दें। अगर पानी रंगीन हो जाता है तो नमूने में मेलाकाइट हरे की कलर की मिलावट है। ऐसे मिलावटी चीजें खाने से पेट से संबंधित गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। खाने में पिसी हल्दी को रोजाना इस्तेमाल होता है। हल्दी में मेटानिल येलो की मौजूदगी से कैंसर हो सकता है। इसका टेस्ट भी हल्दी पाउडर को 5 बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर डाल सकते हैं। अगर सैंपल बैंगनी हो जाए तो हल्दी मिलावटी है। अगर आप पिसी हल्दी में मिलावट से बचने के लिए साबुत हल्दी मिलाकर खुद पीस सकते हैं या किसी तरीके से साबुत हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी काफी इसकी है। हल्दी की पहचान करने के लिए पेपर पर हल्दी को रखकर ठंडा पानी मिलाएं। अगर रंग अलग हो जाए तो हल्दी पॉलिश की हुई है। मसाले में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी, अमरूद की छाल मिलाई जाती है। इसे हाथ पर रगड़ कर देखें, अगर वह नकली होगी तो कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो गया है। तो अब आपके अगर यहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैम और एक बार छोटी आंत बता दीजिए। अच्छा, ठीक। चलिए, छोटी आंत उदर से संसाधित किए जाने के बाद भोजन जठर निगमीय संकोची पेशी से होकर छोटी आंत में भेज दिया जाता है। यानी कि पेट से भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में। दूधिया रंग का कायम यानी कि एक लुगदी जैसा बन जाता है जब वो छोटी आंत में एंटर करता है। प्रवेश करने के बाद पाचन और अवशोषण की
प्रक्रियाओं का एक बड़ा हिस्सा यहीं पर संपन्न होता है, यानी कि पाचन का और अवशोषण का एक मुख्य हिस्सा जो है वो छोटी आंत के अंदर पूरा होता है। यहाँ इसे 3 अलग द्रवों में मिलाया जाता है। पित्त, तो पित्त का जो अवशोषण करने के लिए वसा का इमल्सीकरण करता है, काइम को निष्प्रभाव करता है और इसका उपयोग बिलिन और पीताम्ल जैसे अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में किया जाता है। पित्त का उत्पादन होता है लीवर में, वहां जो बाइल है, पित्त है, वो आपके बहुत से की विलीन, पीताम्ल, इन अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का काम करता है। बाइल का काम फैट मेटाबॉलिज्म तो है ही, लेकिन साथ साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम भी ये करता है। पित्त का उत्पादन यकृत के द्वारा किया जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि पित्त का जो उत्पादन है वो लीवर करता है, पर भंडारण उसका पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में होता है। और पित्ताशय में मौजूद पित्त बहुत अधिक सांद्र होता है, बहुत अधिक कॉन्सेंट्रेट या गाढ़ा होता है। अग्नाशय द्वारा बनाया गया पाचक रस, क्षारीय श्लेष्मिक झिल्लियों के आंत्र एंजाइम, इन एंजाइमों से में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों जो हैं केवल शर्कराओं को संसाधित करते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन शामिल होते हैं। तो यानी कि क्षारीय श्लेष्मिक झिल्लियों से आंत्र एंजाइम, कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। एंजाइम्स में माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रोज, इन तीनों शर्कराओं को संसाधित करते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम का जो श्रावण है वो पैनक्रियाज करता है, यानी कि अग्नाशय। ठीक है, फिर वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स पहुंचते हैं और वो माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रोज, इनका पाचन संसाधित करते हैं। जब छोटी आंत में पीएच स्तर बदलता है, क्योंकि पेट के अंदर तो अम्लीय वातावरण था, अम्लीय था, पीएच कम थी, और धीरे धीरे समक्षारीय हो जाता है। तो वहां से पीएच बढ़ती है छोटी आंत के अंदर और समक्षारीय हो जाता है, और अधिक एंजाइम, जिस वातावरण में समक्षारीय वातावरण के अंदर एंजाइम्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जो रासायनिक रूप से विभिन्न पोषक तत्वों और छोटे अणुओं को विभाजित करते हैं। तो एंजाइम्स का काम क्या है? पाचन करना है जी। जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणु में तोड़ना। ठीक है, तो समक्षारीय वातावरण होने की वजह से छोटी आंत का वहां पे एंजाइम्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और पाचन की क्रिया को तेज कर देते हैं, या संपूर्ण होती है आपकी पाचन की क्रिया छोटी आंत के अंदर, ताकि वे रक्त वाहिकीय और लसीके तंत्रों में अवशोषित किए जा सकें। यानी कि उनका वो इसलिए छोटे अणुओं में तोड़ दिए जाते हैं जिससे कि उनका अवशोषण, चाहे वो लसीकीय तंत्र हो या रक्त वाहिकीय ब्लड वेसल्स में हो या लिम्फेटिक सिस्टम में, इनमें अवशोषण अच्छे से हो सके। विली नामक छोटी उंगली जैसी संरचनाएं, जिनमें से प्रत्येक माइक्रोविली नामक और भी छोटी बालों जैसी संरचनाओं से घिरी होती हैं। तो छोटी आंत की जो दीवार होती है, उनकी दीवारों पर उंगली के आकार की अनगिनत संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं। और विली के अंदर और छोटी एक संरचना होती है जिसको माइक्रोविली कहते हैं, जो कि बिल्कुल बाल जैसे आकार की होती हैं। आंत का इनका काम क्या है?
एक तो ये आंत का क्षेत्रीय सतही क्षेत्रफल बढ़ाती हैं, दूसरा पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करती हैं। पाचन पूरा हो गया छोटी आंत में। अब वो जो पोषक तत्व बने हैं पाचन के बाद, उनका अवशोषण छोटी आंत की दीवारों पर उपस्थित बाल जैसी, उंगली जैसी संरचनाएं जो विली हैं, उनके द्वारा उन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और वहां से अवशोषित करने के बाद उन पोषक तत्वों को रक्त के अंदर भेज दिया जाता है और रक्त से वो सेल्स के अंदर जाता है, जहां पोषक तत्वों से ऊर्जा का निर्माण होता है। वृत्ताकार और लंबवत मांसपेशियां परस्पर विरोधी होती हैं। जब एक सिकुड़ती है तो दूसरी शिथिल हो जाती है। तो यहाँ पे एक क्रमाकुंचन, एक फैलती है, एक सिकुड़ती है, एक फैलती है, एक सिकुड़ती है। तो उस क्रमाकुंचन, उस जो मूवमेंट है, तो जब वृत्ताकार मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो कोट अधिक संकरा और लंबा हो जाता है और इसके दबाव से भोजन जो है आगे की ओर धकेल दिया जाता है उस मूवमेंट से। यानी कि ये यहाँ से बंद हुई तो ये फैल गई, जो भोजन यहाँ था वो आगे पहुंच गया, फिर ये बंद हुई, फिर वो और आगे चला गया। तो ये मूवमेंट चलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भोजन आगे खिसकता रहता है। समझ गए? अब इससे फिर वो भोजन जो है बड़ी आंत के अंदर प्रवेश कर जाता है। चलो तो बड़ी आंत को भी समझ लेते हैं। छोटी आंत से होकर गुजरते हुए भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया इतनी अवधि तक जाती है जिसे आहार नली के बैक्टीरिया क्रिया करके किण्वन कर सके, फर्मेंटेशन कर सके और जिससे छोटी आंत में संसाधन के बावजूद बचे रह गए कुछ पदार्थों को विभाजित किया जा सके। वैसे तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूरी हो जाती है, पर कुछ थोड़ा बहुत अगर बच गया तो उसका संसाधन बड़ी आंत में पूरा किया जा सके, इतनी देर भोजन बड़ी आंत में रहता है। भोजन के कुछ उत्पाद अवशोषित कर लिए जाते हैं। मनुष्य में इन पदार्थों में सबसे जटिल सैकेराइड, मनुष्य में अधिकतम 3 डाइसैकेराइड पचाए जा सकते हैं, शामिल होते हैं। इसके अलावा कई पृष्ठवंशियों की बड़ी आंत द्रव को पुनः अवशोषित कर लेती है। रेगिस्तानी, तो यहाँ पे पानी का अवशोषण भी हो जाता है और जो है सबसे जो जटिल सैकेराइड हैं उनका भी अवशोषण यहाँ पर पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, तो पानी अवशोषित हो गया यहाँ पर, तो मल जो है थोड़ा ड्राई हो जाता है। मनुष्यों में बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और ये 3 भाग होते हैं। छोटी आंत से मिलने वाले बिंदु पर उपस्थित अंध्रांत्र, फिर वृदांत्र और मलाशय। अंध्रांत्र के भी 4 भाग होते हैं, आरोही वृदांत्र, अनुप्रस्थ, अवरोही और अवग्रह वृदांत्र। बड़ी आंत ग्रास से पानी सोख लेती है और मल को तब तक जमा रखती है जब तक कि उसे बाहर ना निकाल दिया जाए। जो आहार उत्पाद विली से होकर नहीं निकल सकते उन्हें सेलुलोज यानी आहार फाइबर शरीर के अन्य अपशिष्ट पदार्थों में मिला दिया जाता है और वे कड़ा और सांद्र मल बन जाते हैं। यह मल एक निश्चित अवधि के लिए मलाशय में रहता है और फिर आकुंचन और शिथिलन के कारण गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना गुदा की संकोचक पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो अब हमने छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को कंप्लीट कर दिया। अभी समझ आ गया कि नहीं आपको पूरा तरीके से?
चलिए, तो आज तो क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। आज तो क्लास में अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए, आज एक अच्छी क्वेरीज हम आपसे करेंगे। तो बताने वाले भी आज बच्चे काफी हैं। ये बताइए, पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मैम मुख से। मुंह से। और खत्म जो है कहाँ होती है? पाचन की क्रिया गुदाद्वार। नहीं, बाद में मेरा क्वेश्चन दूसरा है। पाचन कहाँ पे पूरा हो जाता है? पाचन मैम छोटी आंत में। हाँ, बड़ी आंत में। छोटी आंत। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये रहेगा कि ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। गुड। अच्छा, ये बताएं कि जो तो आपके शरीर को प्रोटेक्ट खाद्य इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं। हाँ, तो वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं? बताइए। हरे सब्जी। हरी सब्जी, विटामिन, लेकिन विटामिन की भी जरूरत। मिनरल्स। तो अब मुझे बताएं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? मैम आप 8 प्रकार की। एक प्रकार मैम। 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? मैंने बी नहीं पूछा है। मैंने बी नहीं पूछा, मैंने पूछा है टोटल विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से विटामिन होते हैं ये बता दो। ए बी सी डी ई के। गुड। हाँ, तो अब इसमें आप मुझे ये बताएं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? और सी और बी। बी और सी। एक मिनट। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं ये आप बताएं। बी एंड सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए डी के। गुड। अब बताएं, विटामिन बी कितने प्रकार का होता है? मैम 8। ओके, तो चलिए अब मुझे बताएंगे कि प्रोटीन का क्या कार्य है आपके शरीर में? प्रोटीन का क्या कार्य है आपके शरीर में? मैम वो बल प्रदान करता है शरीर को। क्या? मैम शक्ति देता है। शक्ति तो देता है, लेकिन उसका काम क्या है? शरीर बनाता है। शरीर बॉडी टिश्यूज मेंटेन। खाद्य में इसको कोई और पूरा करेगा? मैम बेसिकली प्रोटीन इज समथिंग जो कि इट हेल्प्स अस बिल्डिंग अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी विच इज सेल। सेल से अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज, फिर टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं
और वैसे ही हमारे वो जो 11 सिस्टम्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं. So basically, protein is something which helps us to it's kind of a building block for our body. अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो फॉर्मेशंस नहीं आएंगी और वैसे इवेंचुअली ह्यूमन बॉडी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में तो फंक्शन वो प्रोटीन करता है. आप मुझे बताएंगे प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? मैम एग आपने बोला था अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इज एग. बेस्ट नहीं कहूंगी बट कहूंगी अ वेरी गुड, मतलब होलसम कह सकते हो आप. जो आपके मल्टीग्रेन्स होते हैं गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे हम लोग स्प्राउट्स एंड ऑल खाते हैं. एंड देन आपने बोला था फिश में भी प्रोटीन होता है आई थिंक. जो हाँ मतलब मैम मेरे को एग का बहुत अच्छे से याद है बिकॉज आपने उसको थोड़ा एम्फेसाइज किया था. एंड आपने फिर थोड़ा सीरियल्स एंड पल्सेस एंड ग्रीन वेजिटेबल्स पे आपने थोड़ा फोकस किया था. आपने हाँ मैम मेरे को भी इतना ही याद है. मैं यही रिकॉल कर पा रही हूँ. तो कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? मैम मिल्क, यस एंड मिल्क, योगर्ट, सोयाबीन. हाँ सोयाबीन और ये जितने भी पल्सेस हैं दालें हैं वो सब एक अच्छा प्रोटीन सोर्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से. अच्छा अभी आप मुझे बताएंगे कि जो गुड स्टार्च सोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एनर्जी सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? मैं 3 प्रकार के होते हैं. मैंने स्टार्च वाला कार्बो मैम मेनली पोटैटोस, होल ग्रेन, रोटी राइस और बीन्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स हैं जितने गेहूं में सीरियल्स हैं. सो ये सभी एक अच्छा एनर्जी सोर्स होते हैं. और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो फैट के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? गुड सोर्सेज ऑफ फैट आप मुझे बताएंगे? मैम नट्स घी, चीज, बटर. नहीं. ओके, तो देखिए क्या होता है कि जब आप फैट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सोर्सेस बताने, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, जैसे ये एक तिलहन जिनको हम बोलते हैं, तो एक बहुत अच्छे सोर्सेस हैं जिसके अंदर ऑयल होता है. फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स यानी कि तिल, अलसी, है ना. और मैम इसी के बेसिकली साथ- आपको जो नेचर से हमें डायरेक्टली मिल रहे हैं वो सोर्सेज जानने हैं, राइट? हाँ ओके. सो तो ये सब जो हैं ये एक अच्छे सोर्स हैं. और इसी के साथ साथ जितने नट्स हैं वो ग्राउंड नट हैं और ये सब हैं. तो ये गुड सोर्सेज हैं फैट के. तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए सबका कि ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हुए, ये स्टार्च का सोर्स हुआ, है ना. सो ये जो है शुगर के सोर्सेस हो गए. और जैसे शुगर का सोर्स आप क्या हो सकता है कि आप मुझे बताएंगे? जैसे स्टार्च के सोर्सेस अलग हैं, शुगर के लिए आप क्या एग्जांपल देना चाहेंगे? नेचुरल स्वीट पोटैटो, गुड़ शुगर में पोटैटो, शुगर केन मैम, जो कर्ड एप्पल है वो भी स्वीट सोर्स है. देन बीट रूट कंटेन्स स्वीट. बीट रूट में कहते हैं उसका गन्ने के natural रस sugar से बहुत भी अच्छा है. मिलते हैं शुगर केन. हाँ शुगर जैसे केन. हनी में. ठीक है, हनी, तो exactly. शुगर मैम, के dates. एग्जाम्पल में आपका हनी आएगा. ठीक है, तो इस तरीके खजूर. से आपको एग्जाम्पल्स की एक सबके लिए ये एक होमवर्क है कि आप सबको इस तरीके की किस किस चीजों की एक लिस्ट तैयार करनी है सोर्सेज की, वो आप नोट कर लें सब यहाँ पर. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में आप शुगर सोर्सेज की एक लिस्ट तैयार करेंगे कि शुगर के नेचुरल सोर्सेज, ऐसे
मतलब कि आर्टिफिशियल सोर्सेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, जैसे मिठाइयाँ होंगी या कुछ भी, जो एक नेचुरल सोर्स है, उसकी आप कम से कम 10 चीजें आपको, इसकी तो 5 ही लिख सकते हैं। इसके बाद स्टार्च के सोर्सेज आ जाएंगे। स्टार्च के रूप में आपके 10 कम से कम सोर्सेज। आप अनु, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। सो थैंक यू। सो यहाँ पर आपको स्टार्च के सोर्सेज लेकर आने हैं। 10 नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड 10 सोर्स ऑफ फैट। ठीक है, तो ये सब आपका होमवर्क है, जिससे कि आपकी माइंड में प्रिपेयर रहे कि कौन सी खाने की चीज आपको क्या देती है। एंड इसी के साथ साथ आपको विटामिन ए, जितने भी विटामिन हैं उन सब के भी कम से कम 5 सोर्सेज आप नोट करके लाएंगे। जैसे विटामिन ए के 5 सोर्सेज, विटामिन बी के 5 सोर्सेज, कॉमन बी कॉम्प्लेक्स हम बात करेंगे, यहाँ पर अलग अलग हम नहीं बात करेंगे। तो विटामिन बी के 5 सोर्सेज, और इसी के साथ साथ जैसे डी है, डी के लिए तो चलिए आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि फूड सोर्सेज से काफी कम मिलता है। और फूड विटामिन ई के, विटामिन के सारे विटामिन के मिनरल्स को हम अभी छोड़ देते हैं। तो सभी विटामिन के 5 सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबके सोर्सेस का आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनाना है, एक चार्ट बनाना है, और उसको आप कंप्लीट करके लाएंगे। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, अगेन थोड़ा सा हम और पीछे चलेंगे। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगेन मैं आज फिर से आपको सात्विक, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन पर हम आएंगे। तो इन तीनों भोजन को आप एक एक लाइन में कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसको एक एक लाइन में आप डिफाइन करेंगे। सात्विक भोजन, राजसिक एंड तामसिक भोजन। सात्विक भोजन मैम ताजा खाना, ताजा भोजन, सिंपल खाना। राजसिक तला भुना, मिर्च मसाला, चाय को। और तामसिक, तामसिक मैंने ये टॉपिक्स काफी एक्सप्लेन किए हैं आपको और काफी अच्छे से समझाए भी हैं, और मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में हम टॉपिक को कर चुके। सात्विक भोजन मैम जैसे खाने से, जैसे कि नॉन वेज भी खा सकते हो उसमें, और जैसे खाने से हमें आलस आए। मिठाई वेट, अभी आप मुझे यहाँ पर पहले, सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे राजसिक भोजन की डेफिनेशन। मैम may I? यस। Ma'am, Rajsik Bhojan is basically a food which increase our alertness. मतलब हमारे अंदर जो तेज बढ़ाता है. A food which is cooked with lot of spices and everything. We can take example of spicy food wherein we are putting onion, garlic, tea, coffee and fried food comes under Rajsik Bhojan. So this is the definition of Rajsik. It needs in some quantity to human body at times because we need to do things with lot of energy. इसलिए हमें at times उसको consume करना होता है, but it should be limited. करेक्ट। नाउ इसी तरीके से तामसिक भोजन को भी आप डिफाइन करेंगे। कोई और डिफाइन करना चाहेगा तामसिक भोजन? मैम तामसिक भोजन जैसा हो गया कि मीट, मछली और ये मिठाई ज्यादा, और ये सब खाने के हमारा मतलब आलस होते हैं, ज्यादा आलसी हो जाते हैं। And may I redefine this? यस, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर सकते हैं। काफी ठीक है, आसपास काफी पहुंचे हुए हैं, इसमें थोड़ी चीजें और ऐड की जा सकती हैं। So basically, tamasic food is said to be that bring dullness to our mind, create dizziness and disorientation. Tamasic food basically includes the stale food or reheated food, or we can say a very heavy or oily food which contain artificial preservatives, non-vegetarian diets and excessive intake of fats, oil and sugary food. A kind of food which keeps our mind and body dull,
it comes under tamasic food. ओके, गुड. सो यहाँ पर अब हमारा लास्ट बचता है सात्विक. तो इसी तरीके से हम सात्विक भोजन को भी समझेंगे. सात्विक भोजन क्या है? Ma'am, sattvic Ma'am, foods. हाँ, Yes, आप sure, बताइए. please go ahead. Yes. Yes, जोशना. मैम, सात्विक भोजन शरीर को शुद्धि करते, मन को शांत करने वाला भोजन होता है, जैसे कि फल, हरी पत्तेदार, उनके नेचर से जो मिलने वाला हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, इतना. इसमें मतलब आपने काफी हद तक ठीक आंसर दिया, बट इसी में कुछ और भी एक चीज को अगर हम ऐड कर दें तो उसकी तरफ कौन मुझे लेकर चलेंगे? Ma'am, may I? यस. Food that are said to purify the body and calm the mind. Sattvic foods are basically the fresh foods which are plants-based, high in fiber, which can help us in digestion and help us to absorb nutrition from our body. And this basically includes fresh fruits, vegetables, a freshly cooked meal, which is simple, authentic, and the grains, nuts, seeds, all these consist of sattvic food. ओके, गुड. सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पे हमने एक बात की थी फोर्टिफिकेशन की. सो फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? यस. यस सर, आंसर दीजिए. What is food fortification? And food fortification is basically when you, it is a process of basically adding vitamins and minerals to a food to improve its nutritional value basically. So this is called food fortification. And if you see, in most of the cases, we have recently started doing it to increase shelf life also of a food. We go ahead and follow these processes, and this is basically to increase the quality of the food and to increase the life of the food. This fortification is being done these days. हाँ, फोर्टिफिकेशन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो है इंक्रीज करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, फोर्टिफिकेशन को. सो क्या कोई मुझे एग्जांपल बताएंगे कि जैसे वीट है या जैसे गेहूं है, आप उसको, उसकी क्वालिटी को, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या क्या तरीका हो सकता है वीट फोर्टिफिकेशन का? बहुत ही प्रैक्टिकल है. आप अपनी किचन में क्या कर सकते हैं खुद से, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? ओके, नाउ राइस फोर्टिफिकेशन क्या कर सकते हैं आप, जिससे राइस कुक करते हुए राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू बन जाए. वीट या कोई भी ग्रेन को यूज कर रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है. चलिए इसको जानते हैं. जैसे हम पहले वीट के बारे में जानते हैं. तो वीट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो वेरी हाई होता है. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने का मतलब जो वो है ये कि इसका जो शुगर लेवल है वो बहुत तेजी से आपके ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है, या रिलीज होता है. तो इस यानी कि बहुत जिस ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना हाई होगा वो उतना ही तेजी से ग्लूकोज या एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर रिलीज करता है. लेकिन हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड नहीं लेने चाहिए. तो आपको गेहूं के अंदर एक ऐसा फूड मिलाना चाहिए जो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी बैलेंस कर सके, साथ साथ में जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जैसे बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स जो है वीट के अंदर पाए जाते हैं. सभी विटामिन्स जो हैं वीट के अंदर पाए जाते हैं.
और बहुत सारे मिनरल्स भी, लेकिन आप जब उसको प्रोसेस करते हैं तो उससे उसके सभी विटामिन और मिनरल्स जो हैं डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप उसके जो है विटामिन और मिनरल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको अभी हम जानते हैं। तो क्या करना है, आप अगर वीट के अंदर जो फाइबर है उसका, जो चोकर के रूप में, उसको अगर आप बढ़ाते हैं तो उससे नेचुरली उसका फाइबर बढ़ेगा, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके विटामिन मिनरल्स सभी की मात्रा बढ़ती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका लो होता है अगर आप उसके अंदर फाइबर यानी चोकर को बढ़ाते हैं। दूसरा तरीका है, अगर अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूं उसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है कि अगर आप उसमें कोई भी अदर ग्रेन उसमें ऐड करते हैं, लाइक जैसे चने का आटा, तो वो भी उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी बैलेंस करता है एंड उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इंक्रीज करता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। इसके अलावा आप उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करके और उनसे भी आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ मैम ड्राई फ्रूट भी मिला के उसकी न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं? आपने कभी सुना है गेहूं के आटे में अपने ड्राई फ्रूट्स की रोटियां नहीं, कभी जो सुनी? बच्चों को खिलाया जाता है, जो गुड़ करके जो खिलाया जाता है अनाज चावल में, जो मैं आपकी बात समझी नहीं हूँ। चावल में काजू, जो पिस्ता बादाम, ऐसे ड्राई फ्रूट में मिला। नहीं, वो एक टेस्ट बढ़ाने के लिए है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए नहीं है। तो उसके अंदर नट्स को डालना कोई उसका फोर्टिफिकेशन या उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने का तरीका नहीं है। राइस को का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना है, उसका फाइबर बढ़ाना है, तो या तो आप उसमें ब्राउन राइस यूज करें, वेजिटेबल्स ऐड करें, ठीक है। तो पोषक तत्व विटामिन मिनरल्स के लिए आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं या कोकोनट ग्रेट कर सकते हैं, कोकोनट के पीसेस डाल सकते हैं, उससे उसका फाइबर इंक्रीज होगा और उसका जो फोर्टिफिकेशन का मतलब जो पोषक तत्व उसमें मौजूद नहीं है उसको आप अलग से उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ये फोर्टिफिकेशन है, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेरी है? मैम एक चीज क्लेरिफाई करनी है। सो जब वीट फोर्टिफिकेशन करते हैं सो हम उसमें चने का आटा मिला सकते हैं, सोयाबीन जो होती हैं उनको पिसवा सकते हैं उसके साथ, और जो प्रोसेस होता है उसको व्हीट फ्लोर बनाने का, अगर वो भी जैसे हम लोग पहले हैंड चक्की यूज करते थे तो उससे क्या होता था, वो उतना ही पिसता था कि हम लोग उसका जो फाइबर है वो रिटेन कर पाए। और मैम जैसे आपने बोला, जैसे हम लोग आजकल बीट रूट की रोटियां, पालक की रोटियां, दे आर वेरी फेमस, वी बॉयल देम, देन हम उसका जो पल्प होता है उसको आटे में मिक्स करके उसको यूज करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं, राइट? इसमें एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी, आपने सोयाबीन का भी जिक्र किया। सोयाबीन को सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही ऐड करना चाहिए, अदरवाइज सोयाबीन का गुड कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता साइंटिफिकली वीट के साथ। तो साइंटिफिक मैंने इसीलिए उसका नाम नहीं लिया है। आजकल जो है मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन इस तरीके का बहुत एक नया वो चला हुआ है, तो वो एक तरीके से सही पैटर्न या सही चीज नहीं है। उसमें होता क्या है, आप जब बहुत सारे देखिए वीट गेहूं के अंदर हमने चने की बात क्यों की, क्योंकि चना एक ग्रेन नहीं है, वो एक लेंटिल्स है, तो उसके अंदर हमने दूसरा ग्रेन ऐड नहीं किया है, तो उसके अंदर आप चने को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हैं या बहुत सारे ग्रेन्स एक साथ मिक्स करते हैं, क्योंकि सबका डाइजेस्टिव प्रोसेस, एंजाइमेटिक प्रोसेस डिफरेंट है, और आप सभी को अगर मिक्स करते हैं तो उससे आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, और क्योंकि एंजाइम्स प्रॉपरली मिक्स ग्रेन के लिए,
तो उससे आपको और ज्यादा गैस और ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम होगा, ना कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उससे और ज्यादा प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा। ठीक है, सो इसी तरह उसमें सिर्फ कुछ ही चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए जो सही तरीका है। मैम व्हाट अबाउट रागी? रागी का आटा मिला सकते हैं? नहीं, मिक्सचर किसी का भी नहीं सजेस्ट किया जाता, किसी भी ग्रेन का नहीं, सब सेपरेटली यूज करने चाहिए। जैसे मक्की का आटा अलग, बाजरे का अलग, रागी का अलग, चौलाई का अलग, या जित भी है मिलेट, सब चीजें सब सेपरेटली यूज करनी चाहिए। तो वीट अपने आप में एक ग्रेन है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन उसके अंदर है, उसके अंदर आप अलग ग्रेन को मिलाकर उसकी डाइजेस्ट एंजाइमेटिक जो प्रोसेस है आप उसे डिस्टर्ब करते हो। तो ऐसा करने से आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको एसिडिटी हो सकती है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करते हैं। कभी रेयर टू रेयर आपने कभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप उसे रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो वो आपको एंजाइम आपके प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाएंगे और जिससे आपको डाइजेस्टिव इशू और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। तो किसी और कोई और क्वेरी यहाँ पे लास्ट हम लेंगे। एंड फॉस्फोरस का फंक्शन है? फॉस्फोरस आपकी बोन्स एंड टिथ के लिए एक बहुत अच्छा मिनरल है जो कि अधिकतर कैल्शियम के कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। ठीक है, सो ये एक ऐसा मिनरल है जो अकेले नॉर्मली नहीं काम करता है या नहीं बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपकी हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, टिथ के लिए, इन सब के लिए एक जरूरी मिनरल है। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस है। ओके मैम। तो अभी मैं आपको एक वर्क और दूंगी। अभी तो आपका एक तो हमने सोर्सेस यहाँ पर मैंने आपको कहा सबके सोर्सेस आप लिख कर लेकर आएंगे, और यहाँ पर खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण इन पर भी आप एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका क्वेश्चन है और यही आपका होमवर्क है, ये सब आप कल लेकर आएंगे। हाँ, प्रोटीन के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रोटीन के अंदर ऐसा कौन सा चीज जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं होती, उसकी रासायनिक संरचना के अंदर ऐसी क्या चीज है जो प्रोटीन के अंदर है, होती है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, उसके रासायनिक संरचना को आप देखकर बताएं। मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। जैसे कि कुछ चीजों से मिलकर इनका स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, लाइक, तो उसमें ऐसी क्या चीज है जो प्रोटीन के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं होती है। नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन केवल आपके अमीनो एसिड्स फॉर्मेशन में चाहिए होती है, तो वो सिर्फ प्रोटीन्स के अंदर होती है और आपके
जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं, वो से केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और जबकि जो प्रोटीन है वो यहाँ पर उसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए तो आज अब क्लास को एंड करेंगे यहाँ पर शांति पाठ के साथ। एक मिनट थोड़ा सबको रहना ही है, लेट नहीं होना है, एग्जाम के रिलेटेड कुछ बात तो नहीं, तो बाद में हम ये करेंगे ना, शांति पाठ करेंगे तो चलेगा ना बाद में ना? आप नहीं तो लैपटॉप चलेगा। ओके, तो मैं लीव कर सकती हूँ ना यहाँ पे? हाँ ठीक है कोई बात नहीं, या बने रहना है मुझे? हाँ कोई बात नहीं है। ओके, तो मैं लीव करती हूँ। ओके, नहीं कोई बात नहीं, रहते ये एग्जाम का डेट ये सब तो इसके बारे में ओके, ठीक, तय किया जाएगा ताकि साथ है ना आपने। जी साथ आगे जी सर, हरिओम प्रणाम। सर तो एक राधे राधे सर। ठीक है, हम तो ये बात करेंगे, टाइम हो गया बाकी सब कैसे क्लास चलता है, बाकी आपका थोड़ा ये तो सकता है कि क्लास सर आपका वॉइस थोड़ा सर सुनाई नहीं दे रहा। नहीं क्यों? सर स्लो, धीरे धीरे सुनाई दे रहा है। सर क्लियर नहीं है। कुछ कपड़े में क्लियर नहीं आ रहा है? ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, कोई सब ठीक है मैनेज करेंगे और क्या करेंगे। वो फिर बोलते बोलते ही 4-6 वो तो लेफ्ट हो जाते हैं, क्या करेंगे क्योंकि कल का दुश्मन ही